गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ विकास कुमार और आप देख रहे हैं विकास ट्यूटोरियल। आज हम लोग पढ़ेंगे एक चैप्टर है जिसका नाम है लैंग्वेज स्क्रम और एक क्लास 8 की बुक है गेट स्मार्ट का जो पहला चैप्टर है उसको हम लोग आज डील करेंगे। देखिए, जो पहला स्टेंजा है, ये जो 4 लाइन आपको शुरू में दिख रहा है, इट वाज ए गैदरिंग ऑफ मेटाफर्स, इस 4 लाइन को हम लोग कहते हैं स्टेंजा। तो जो पहला स्टेंजा है उसमें लिखा हुआ है कि इट वाज ए गैदरिंग ऑफ द मेटाफर्स। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि ये पोएम किसके बेस पर, किस चीज़ के ऊपर बनाया गया है। तो लैंग्वेज स्क्रम है, भाषाई लड़ाई है, यानी कि फिगर ऑफ स्पीच और कुछ ग्रामेटिकल टर्म जो है आपस में लड़ाई कर रहे हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये सब जो है ग्रामेटिकल टर्म है। पार्टिसिपल्स है, मेटाफॉर्स जो है फिगर ऑफ स्पीच है, सिमिलीज है तो ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है। तो ये सब जो है आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, ठीक है। सब एक दूसरे से अपने आप को श्रेष्ठ बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपका पहला स्टेंजा है उसमें लिखा है कि इट वाज ए गैदरिंग ऑफ द मेटाफर्स हु लाइकन्ड ऑल थिंग्स टू ऑल अदर थिंग्स, नेवर आइडेंटिफाइंग इसेंस, लिविंग नथिंग एज द कोर। यानी किसी भी चीज़ को उसके मूल तत्व में छोड़े बिना मेटाफर्स जो है एक चीज़ को दूसरे चीज़ से कंपेयर करता है। मेटाफर्स जो होता है वो कंपेयर करने वाला होता है। जब भी किसी दो वस्तुओं को, व्यक्तियों को, जानवरों को आपस में कंपेरिजन करते हैं तो वो मेटाफर्स कहलाता है। कंडीशन है कि उसमें एज या लाइक नहीं लगा होना चाहिए, ये दो वर्ड जो है उसमें नहीं होता है, ठीक है। अब जैसे होता कैसे है फिर मेटाफर्स, उसके बारे में देख लेते हैं। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर कि यू आर ए शाइनिंग स्टार, ठीक है, या यू आर ए स्टार मैंने लिख दिया, तो यहाँ देखिए यू की जो कंपेरिजन है वो एक स्टार से हो रही है। अब यू तो वैसे मानव है, इसका तो क्वालिटी कुछ अलग तरह का है, लेकिन इसको बनाया जा रहा है स्टार, ठीक है, और दोनों का कोई मेल जोल नहीं है। फिर भी यू को ज़बरदस्ती स्टार बनाया जा रहा है, कंपेरिजन किया जा रहा है स्टार के साथ, ठीक है, कि आप एक स्टार हैं, चमकते हुए उभरते हुए सितारे हैं। तो इसी को मेटाफोर कहते हैं। जब एज या लाइक लगाए बिना किसी दो वस्तुओं को कंपेयर किया जाता है तो वो मेटाफोर कहलाता है। ये फिगर ऑफ स्पीच का पार्ट है। तो फिगर ऑफ स्पीच में मेटाफोर का ये जो रोल है ये बहुत ही अच्छा रोल है, जिसके वजह से इस मेटाफोर को घमंड है, ठीक है, कि वो कह रहा है कि मेरे बिना तो कोई काम ही नहीं चल सकता है, इसलिए मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसी बात को लेकर झगड़ा चल रहा है। यहाँ लिखा है कि यह एक ऐसी सभा थी जहाँ मेटाफोर्स एकत्रित हुए थे। वे हर चीज़ की तुलना किसी और चीज़ से करते थे। वे कभी किसी वस्तु के वास्तविक इसेंस को नहीं पहचानते थे, यानी कि उसका जो मूल तत्व है उसको ध्यान में रखे बिना वो किसी और चीज़ को किसी और चीज़ से कंपेयर कर देता है। उनके लिए कोई भी चीज़ अपने आप में पूर्ण नहीं थी। इंग्लिश में एक्सप्लेन करेंगे इसको। द स्टेंजा पोर्ट्रेट्स metaphors as those who endlessly compare everything to everything else, never settling on the true essence of anything। यानी किसी भी चीज़ का जो ट्रू इसेंस है, ट्रू मीनिंग है, उसका ध्यान में रखे बिना जो है ये क्या करता है, कंपेयर कर देता है। नेवर सेटलिंग ऑन द ट्रू इसेंस ऑफ एनीथिंग, दे डोंट वैल्यू द कोर। जो उसका कोर है, यानी कि जो उसका मेन तत्व है, जो उसका मूलभूत अर्थ है, उसका ध्यान ये नहीं रखता है। दे थ्राइव इन कंपेरिजन, ये कंपेरिजन करता है, कंपेरिजन में ये फलता फूलता है। तो इसीलिए इस मेटाफोर को क्या है, घमंड है, ठीक है, कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। पूरे फिगर ऑफ स्पीच में, पूरे ग्रामेटिकल टर्म में मुझसे अच्छा, मुझसे बढ़िया कोई नहीं है। इसी बात को लेकर के तो झगड़ा चल रहा है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सिमिलीज है। सिमिलीज कहता है कि सिमिली arrive stating triumphantly that they were superior to the merely metaphoric and especially to the gerunds। ये सिमिली जो है ये डिंग हाँक रहा है कि मैं जीत की खुशी मनाते हुए ट्रिम्फेंटली विजयी भाव से आता है और कहता है कि मैं सुपेरियर हूँ। मैरली मेटाफोरिक, केवल मेटाफोर से ही नहीं है, स्पेशली टू द जेरंड्स, मैं जेरंड्स से भी बेहतर हूँ। जेरंड और मेटाफोर दोनों को ये नीचा दिखाते हुए सिमिलीज कहता है कि मैं ज़्यादा सुपेरियर हूँ पूरे फिगर ऑफ स्पीच में, पूरे ग्रामेटिकल टर्म में, पूरे लैंग्वेज में मुझसे बेहतर कोई नहीं है, ठीक है। सिमिलीज क्या होता है, जब टू थिंग्स को आपस में कंपेयर करते हैं, व्हेन टू थिंग्स, टू पर्सन्स, टू एनिमल्स आर कंपेयर टू ईच अदर विथ यूजिंग वर्ड एज और लाइक। मतलब कि एज और लाइक जो वर्ड होता है ये इस्तेमाल होता है इसमें,
एज और लाइक का अगर इस्तेमाल होता है, ठीक है, तो उसको सिमिलीज कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में है कि सिमिलीज क्लेम दे आर बेटर दैन मेटाफर्स एंड जेरेंट्स बिकॉज सिमिलीज यूज लाइक और एज एंड आर मोर डायरेक्ट हेंस सुपेरियर। ठीक है, ये डायरेक्ट यूज़ करता है किसी भी चीज़ को, इसलिए अपने आप को सुपेरियर कह रहे हैं। वही चीज़ लिखा हुआ है कि लाइक और एज का इस्तेमाल इसमें होता है। उसके बाद आया नाउन, उधर से फड़फड़ाते हुए। ठीक है, नाउन जो है बहुत ही क्रोध में है। देखिए, नाउन्स वेर इनरेज्ड, ये क्रोध में है, गुस्साया हुआ है। क्लेमिंग दैट दे वेयर द ओरिजिन्स ऑफ द थिंग्स नेम्ड एंड ऑल दैट कुड बी नेम्ड। ये आता है, अपना दावा ठोकता है, ठीक है, कि मेरे वजह से ही तो दुनिया वालों की नाम है। हर एक चीज़ की जितनी भी व्यक्ति है, वस्तु है, हर एक चीज़ का नाम जो है, नामकरण मैं ही करता हूँ, तो मुझसे बेहतर कोई नहीं है। संज्ञाएं क्रोधित हो जाती है और दावा करती है कि वे ही नाम और पहचान की शुरुआत हैं। जो कुछ भी नामित किया जाता है वह उन्हीं से शुरू होता है। इसलिए नाउन जो है वे अपने आप को ज़्यादा बेहतर कह रहा है। यहाँ देखिए, इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन है, नाउन्स असर्ट दियर इम्पोर्टेंस एज द बेसिस ऑफ ऑल नेमिंग एंड आइडेंटिफिकेशन इन लैंग्वेज। कहने का मतलब वही है कि मेरे बिना तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, मैं नाउन हूँ, हर चीज़ का नामकरण मैं ही करता हूँ, तो मुझसे बेहतरीन और कोई हो नहीं सकता है। दे ऑल हेल्ड द डैंगलिंग पार्टिसिपल्स इन कंटेम्प्ट हुज कोहट हंग एट द एंड ऑफ द टेबल स्पीकिंग इन सेंटेंस फ्रेगमेंटिंग। देखिए, अब यहाँ पे पार्टिसिपल्स जो है, पार्टिसिपल्स भी आया, ठीक है, इन लोग के साथ बहस करने के लिए। और ये सब क्या करते हैं, सब मिल करके पार्टिसिपल्स पे टूट पड़ते हैं, घृणा के भाव से उसको देखते हैं। यहाँ देखिए, लिखता है कि सभी डैंगलिंग पार्टिसिपल्स अधूरे वाक्यांशों को तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि वे वाक्य के अंत में लटकते रहते हैं और उनके वाक्य असंपूर्ण व भ्रमित करने वाले होते हैं। यानी कि पार्टिसिपल्स जो होता है, पार्टिसिपल्स क्या होता है, किसी भी4 का इस्तेमाल, वर्ब की चौथे फॉर्म का इस्तेमाल जिसमें आईएनजी लगा हुआ रहता है, अगर उसका इस्तेमाल अगर एडजेक्टिव के रूप में कर दिया जाए तो वो पार्टिसिपल्स कहलाता है। तो वो जो है अधूरा भी होता है, पूरा अर्थ एक सेंटेंस की तरह नहीं देता है। तो इसको भी गुमान है पार्टिसिपल्स को कि मेरे बिना तो कोई काम चलेगा नहीं। लेकिन ये सब चारों मिलके, पांचों मिलकर के, जो पहले मेटाफोर्स, सिमिली, नाउन, ये सब मिल करके और इसको तिरस्कार के भाव से देखते हैं कि तुम्हारा क्या वजूद है हम लोगों के सामने, तुम्हारी औकात तो बिल्कुल छोटी है, तुम्हारी कोई योगदान नहीं है यहाँ पे। डैंगलिंग पार्टिसिपल्स आर ऑफन ग्रामेटिकली प्रॉब्लमेटिक, हेयर दे आर मोक्ड एज बीइंग इनकम्प्लीट एंड कन्फ्यूजिंग इन स्पीच। हेयर दे आर मोक्ड, उनका मजाक उड़ाया जाता है, एज बीइंग इनकम्प्लीट। चलिए, यहाँ पर दे जो लिखा हुआ है ये पार्टिसिपल्स के लिए ही लिखा हुआ है कि पार्टिसिपल्स का ही लोग मजाक उड़ाते हैं। कौन कौन लोग? सिमिली, मेटाफोर और नाउन, ये, क्योंकि ये जो है इनकम्प्लीट होते हैं और स्पीच में एक तरह का कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। चलिए, नेक्स्ट है प्लू परफेक्ट। प्लू परफेक्ट का मतलब होता है पास्ट परफेक्ट। तो अब पास्ट परफेक्ट आया, प्लू परफेक्ट। लेड क्लेम टू वेडिंग द पास्ट एंड प्रेजेंट, ये कहता है कि जितना भी पास्ट है और प्रेजेंट है, ठीक है, वो दोनों को मैं ही कनेक्ट करता हूँ। पास्ट और प्रेजेंट की कनेक्टिविटी जो है मेरे ही जरिए है। वेडिंग द पास्ट एंड प्रेजेंट एंड टू हैविंग हैड गिवन बर्थ टू लैंग्वेज। देखिए, इसमें है कि प्लू परफेक्ट ने दावा किया कि उसने भूत और वर्तमान को जोड़ा है और भाषा को जन्म दिया है। मतलब पास्ट परफेक्ट ने कहा कि मैंने भाषा को जन्म दिया है, पास्ट में ही दिया होगा, ठीक है, जो आज हम वर्तमान में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वो पास्ट की ही देन है। तो जो पास्ट की देन है तो पास्ट परफेक्ट को गुमान है, प्लू परफेक्ट इज द पास्ट परफेक्ट। तो ये क्या कह रहा है कि द प्लू परफेक्ट टेंस claims superiority by connecting time, a poetic way of saying it gives context and continuity to language। कहने का मतलब वही है कि मैंने लैंग्वेज को एक मूर्त रूप दिया है, लगातार मैं इसकी सेवा कर रहा हूँ, तो मुझसे बेहतर कोई नहीं है। लैंग्वेज मेरे जरिए, लैंग्वेज जो है वो मेरे वजह से ही पॉसिबल हो सका है। पास्ट को प्रेजेंट से मैं ही कनेक्ट करता हूँ। द एक्शन वर्ब डिमर्ड क्लेमिंग, अब आया उसके बाद एक्शन वर्ब जो है, क्रियाएं आई। डिमर्ड, वो भी इनकार नहीं कर सकता था अपने क्लेमिंग को लेकर के। दैट ऑल हिस्ट्री डिपेंड अपॉन देम एंड देयर मीनिंग एंड कंसाइंसेस, ये कहता है कि सारी चीज़ें जो है वो मेरे ऊपर ही डिपेंड है। बिना वर्ब के, बिना एक्शन के तो कोई काम होगा नहीं, कोई सेंटेंस का निर्माण भी नहीं होगा। और बात भी सही है, एक्शन वर्ब जो होती हैं, क्रियाएं जो होती हैं, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए, बोलने के लिए, ठीक है, किसी भी एक्शन को सोचने के लिए, करने के लिए
कोई वर्ब ही चाहिए। तो यहाँ पर जो वर्ब है वो भी आ गई, ठीक है, कि मुझसे बेहतर कोई नहीं है। एक्शन वर्ब असहमति जताती है, कहती है कि इतिहास का हर कार्य, उसका अर्थ और परिणाम उन्हीं पर निर्भर करता है। एक्शन वर्ब क्लेम्स सर्टेनिटी, सेंट्रलिटी इन स्टोरी टेलिंग, चेंज एंड प्रोग्रेस, दे मूव लैंग्वेज फॉरवर्ड, ठीक है, इनके वजह से लैंग्वेज जो है वो आगे बढ़ रहा है। इस तरह के क्लेम करती है कि स्टोरी टेलिंग हो, ठीक है, या फिर किसी भी तरह का कहानी लिखना हो, पैसेज बनाना हो, या किसी भी तरह का चीज़ है, बिना वर्ब के तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसा दावा कर रही हैं भी कि मैं जो हूँ सेंट्रल, किसी भी स्टोरी टेलिंग के सेंट्रलिटी में मैं बैठा हूँ, पैसेज की सेंट्रलिटी में मैं बैठा हूँ, लैंग्वेज जो है उसका मूलभूत तत्व मैं हूँ। तो बहस कर रहे हैं लोग। वी आर एक्शन, दे सेड, यू आर ऑल आफ्टर थाट्स एंड म्यूजिंग्स। तुम लोग जितने भी हो वो मेरे सोच, यू ऑल आर आफ्टर थाट्स एंड म्यूजिंग, मतलब तुम लोग जो है सोच और मनन के बाद ही आते हो। वे कहते हैं कि हम ही कार्य हैं, तुम तो केवल विचार और कल्पनाएं हो। अच्छा, यू ऑल आर आफ्टर थाट्स एंड म्यूजिंग, तुम सभी विचार और कल्पनाएं हो, मेन चीज मैं हूँ। द वर्ब डिमिनिश द अदर्स बाय स्टेटिंग दैट दे आर रिप्रेजेंट एक्शन एंड रियलिटी वाइल द रेस्ट आर जस्ट अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। चलिए, कहने का मतलब वही है कि इनके अलावे जितनी भी चीज़ें हैं वो सब काल्पनिक चीज़ें हैं, ठीक है, रियलिटी से कोई दूर दूर तक मतलब नहीं है। दे रिप्रेजेंट एक्शन एंड रियलिटी को और एक्शन को कौन दिखाता है, तो वर्ब दिखाता है। और बाकी की जो चीज़ें हैं वो सब तो एक आइडियाज़ हैं, अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं। सो इट वाज द पोएट्रिक स्लैम, द बैटल ऑफ द लैंग्वेज पार्ट्स कोजिटेटिंग ऑन सेंटेंस एंड व्हाट दे मीन। यह पूरी घटना एक पोएट्रिक स्लैम बन जाती है, मैंने लड़ाई झगड़ा करने का एक जगह बन जाती है, भाषा के तत्वों की एक बहस जो वाक्यों और उनके अर्थों पर सोच रही थी। हर एक लोग जो है अपना अपना विचार प्रकट कर रहा था कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। देखते हैं इसमें पोएट जो है वो अपना विचार क्या डालते हैं। चलिए, दिस इज द सेटलिंग ए पोएट कंपटीशन वेयर ग्रामर एलिमेंट्स डिबेट द मीनिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। चलिए, ये जो है इस लाइन का एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। सो इट वाज द पोएट्रिक स्लैम, ये जो लाइन है इसका यहाँ पर इंग्लिश में एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। मेटाफॉर ओपेंड सेइंग पोएट्री इज कॉन्टेस्ट अ बैटल ऑफ वर्ड्स इन द एरेना ऑफ क्रिएटेड मीनिंग डिजाइंड टू फीड द ब्रेन, ओपन द माइंड, गिव साइट टू द ब्लाइंड। मेटाफोर उसके बाद बोलता है कि कविता जो है एक प्रतियोगिता है, अर्थों के अखाड़े में शब्दों की लड़ाई, ठीक है, कितना अच्छा से लिखा हुआ है। ये अर्थों के अखाड़ों में शब्दों की लड़ाई है जिसका उद्देश्य मस्तिष्क को पोषण देना है, मस्तिष्क को पोषण देना, मन को खोलना और अंधों को दृष्टि देना है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन है, मेटाफोर गिव्स ए पोएटिक डेफिनेशन ऑफ पोएट्री इटसेल्फ, इट इज अ स्ट्रगल ऑफ मीनिंग्स विद द गोल ऑफ एनलाइटनमेंट। चलिए आगे देखते हैं। वी आर ऑल पार्ट ऑफ ए वैगन व्हील। फिर उसके बाद सब लोगों ने स्वीकार किया कि हम लोग जो है एक गाड़ी के एक वैगन के, वैगन मतलब गाड़ी होता है, तो गाड़ी के हम लोग सब लोग पार्ट हैं, सभी लोग पार्ट हैं। व्हील एंड ईच ऑफ अस हैज ओनली स्पोकन ट्रूथ, और हम लोगों ने अभी तक जितना बताया है, जितना बोला है वो सब तो सच ही है। तो बात तो सच ही है, नाउन का जो काम है उसने नाउन ने बताया, मेटाफोर का जो काम है वो मेटाफोर ने बताया, और जितना भी बोला हुआ चीज़ था वो सब का सब अपने अपनी जगह पे सही ही था। देखिए, लिखता है कि हम सभी एक रथ के पहिए का हिस्सा है और हम सबके पास केवल अपनी अपनी कही गई सच्चाई है। तो ठीक है, अपने अपने क्लेम्स कर रहे हैं लोग। ईच लैंग्वेज पार्ट क्लेम्स टू बी जस्ट ए पार्ट ऑफ ग्रेटर होल, ट्रूथ इज सब्जेक्टिव एंड पार्शियल। यस, सिमली सेड, सिमली ने भी कहा कि हाँ, वी आर ऑल लाइक एंग्री रोज बर्ड्स ट्राइंग टू ब्लूम। हम लोग सभी गुस्से से भरे गुलाब की कलियां जैसे हैं जो खिल जाना चाहती हैं। मतलब एकदम जो सिमलीज है वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा है, क्यूरियस है बेचारा, क्यूरियस कि इतना तेज है हम, इतना फड़फड़ा रहा है बेचारा, ठीक है। एक तरह से कह रहा है कि कूट कूट के जो ज्ञान इसके अंदर भरा हुआ है, ठीक है, वो लोगों के ऊपर प्रकट कर देना चाहता है। हम सभी गुस्से से भरे गुलाब की कलियां जैसे हैं जो खिल जाना चाहती हैं, खिलना चाहती हैं। सिमिलीज यूज्ड ए कंपैरिजन fittingly to describe the frustration and potentially within all language parts। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला है verbatim।
Verbatim declared that all poetry was based on faith and faith alone. Anything else was untruth. वर्बैटिम का मतलब होता है, वर्बैटिम शब्दशः, वर्ड फॉर वर्ड, एक एक वर्ड वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन, ठीक है, उसको वर्बैटिम कहते हैं। तो वर्बैटिम कहता है कि हर कविता का अर्थ आधार जो है केवल विश्वास है, अगर कुछ और है तो वह असत्य है। हर एक कविता का आधार जो है केवल विश्वास है। फेथ एंड फेथ अलोन, देखिए यहाँ लिखा है फेथ एंड फेथ अलोन, ठीक है, विश्वास के ऊपर ही कविता है टिकी हुई है। पूरी दुनिया, मैं तो कहता हूँ पूरी दुनिया ही विश्वास के ऊपर टिकी हुई है, बाकी सब जो है वह असत्य है। वर्बैटिम रिप्रेजेंटेटिव वर्ड फॉर वर्ड बिलीफ एसेट्स एंड पोएट्री मस्ट बी टेकन ऑन फेथ, एनीथिंग डेविएटिंग इज फॉल्स। कोई भी चीज़ दूसरा चीज़ है डेविएटिंग है, भटकाने वाली है, वो सब असत्य है। नेक्स्ट देखते हैं, जिरंड हंग बैक क्लेमिंग ऑल मीनिंग इज हिडन बाय हिडन मीनिंग एंड दैट क्लैरिटी वाज मिस्टिकल। देखिए जिरंड जो है वो पीछे रहता है, हंग बैक पीछे लटका हुआ रहता है, और वो कहता है कि हर अर्थ के पीछे एक छिपा हुआ अर्थ है और वह स्पष्टता एक रहस्य है। जिरंड ऑलवेज हाफ वर्ब, ये आधा वर्ब होता है आधा नाउन होता है। चूँकि जिरंड जो होता है वो भी फोर होता है, वर्ब का चौथा रूप होता है, तो ये नाउन का काम भी करता है, ठीक है, वर्ब का भी काम कर लेता है। तो हाफ वर्ब हाफ नाउन रिप्रेजेंट्स मैस्ट्री एंड लेयर्ड मीनिंग, इट सेम्स लैंग्वेज एंड क्रिप्टिक एंड मिस्टिकल, ये एक रहस्य क्रिएट करता है इस तरह से। सो इन द स्क्रम नो वन वाज एबल टू फाइंड द बॉल, बॉल का मतलब होता है बॉल का मतलब है एक तरह से असली मुद्दा, जो मेन पॉइंट है। कहता है सो इन द स्क्रम, स्क्रम का मतलब है संघर्ष, तो इस तरह से संघर्ष में, इस लड़ाई में नो वन वाज एबल टू फाइंड द बॉल, कोई भी उस बॉल को, असली मुद्दे को प्राप्त नहीं कर सका। एंड देन दे ऑल वेंट होम, और इस तरह से सब के सब घर चले गए, ठीक है। इस पूरे संघर्ष में कोई भी असली मुद्दे को नहीं पकड़ सका और अंत में सब अपने अपने घर चले गए। कहने का मतलब है कि लड़ाई झगड़ा करने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, सारे जो चीज़ें हैं वो अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल परफेक्ट है और फिट हैं। जैसे अगर वो गाड़ी का जो एग्जांपल दिया था कि गाड़ी के हम सभी पार्ट हैं, तो उसमें अगर पूछा जाए कि चारों चक्का में कौन सा चक्का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये तो कोई कह ही नहीं सकता है कि कौन सा चक्का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चारों ही इंपॉर्टेंट है। तो लैंग्वेज के लिए जितने भी पार्ट्स हैं, चाहे फिगर ऑफ स्पीच हो, ग्रामेटिकल टर्म हो, कोई वर्ड है, यहाँ तक कि जो सबसे स्मॉल है लेटर्स है, ठीक है, तो वो सबका भी अपना अपना एक रोल है और सारे इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन में देखिए क्या लिखा है, डिस्पाइट ऑल डिबेट्स नो वन कुड सेटल ऑन ए सिंगल ट्रूथ और मीनिंग, सो दे जस्ट गिव अप, इसलिए उन लोगों ने छोड़ दिया, गिव अप कर दिया, छोड़ दिया, ठीक है। लड़ाई झगड़ा जो चल रहा था उसमें कोई फाइनली उसका डिसीजन नहीं निकला। ह्यूमरस एंड आयरोनिक कंक्लूजन, एक हास्यास्पद बन गया, ठीक है, हंसी मजाक का विषय बन गया, आयरोनिक कंक्लूजन रह गया है, ठीक है, मतलब कोई भी इसका डिसीजन नहीं निकल पाया। इस पोएम से हमें ये सीख मिलती है कि सब लोग अपनी अपनी जगह पर इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, सारे लोग अच्छे हैं, अपना अपना सबका काम होता है। अगर सारे लोग अपने अपनी काम को सही बखूबी करें तो किसी भी तरह का लड़ाई, किसी भी तरह का झगड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो ये था आपका पोएम। अगर आपने इसको पढ़ा, कुछ समझा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मैं अगली बार फिर से ऐसा ही कोई पोएम या कहानी का एक्सप्लेनेशन लेकर के आऊँगा। सभी को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।